एक साल पहले बिहार प्रदेश के हमारे जो लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लोकल लीडर्स हैं, हम केंद्रीय प्रभारी लोगों के अलावा उन लोगों ने एक नारा लगाया कि बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को देश का पीएम बनाना है। जनता परेशान है, बिहार को जंगल राज बनाया हुआ है। कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है, दिन नहीं जाता है जब कहीं हत्या ना हो जाती हो, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार ना हो जाता हो, मार काट न मच जाती हो। मतलब सामाजिक रूप से वैमनस्यता है बिहार में। तो इन्होंने पूरे दलित समाज का अपमान किया है, अति पिछड़े समाज का अपमान किया है, और हमारे एक शेड्यूल कास्ट के इतने बड़े अधिकारी जो कि बहुत वेलफेयर करने वाले थे, उनकी हत्या करने वाले को इन्होंने उनके पत्नी को टिकट दिया है। अब मीडिया में आकर के इस प्रकार से जाति सूचक शब्दों को बोल रहे हैं, उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, SC/ST एक्ट लगना चाहिए। और अगर इनको कुछ भी सतबुद्धि है तेजस्वी यादव को, तो ऐसे आदमी को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। खैर, इन्होंने जो भी कुछ किया है, मुन्ना शुक्ला को उतारा है, तो उन्होंने लवली आनंद को उतारा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उसी वैशाली की सीट पर, जहां मुन्ना शुक्ला गाली दे रहे हैं चमार शब्द संबोधित करके, वहीं पर एक पिछड़े के बेटे को, कुर्मी समाज के बेटे को, जो बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया में काफ़ी आगे हैं, अग्रणी हैं, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक चलाते हैं, उसके चेयरमैन हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने उन्होंने अप्रोच किया और बहुजन समाज पार्टी ने तवज्जो दिया। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से शंभू कुमार सिंह वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला के खिलाफ चुनाव मैदान में है। सर, बीजेपी के पाले से लगातार उनके जो नेता है वो भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम भारतीय संविधान को बचाएंगे। इसमें बसपा कहाँ पर नजर आ रही है? बसपा की क्या रणनीति इसको लेकर, और क्या कहेंगे इसमें? कांग्रेस पार्टी संविधान की पहले दुश्मन है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की, बाबा साहेब के संघर्षों की पहले दुश्मन है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी दूसरी दुश्मन है, बाद में पैदा हुई है बीजेपी, बाद में सत्ता में आई है बीजेपी। अब ये बात कितनी हास्यास्पद है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। लगता है संविधान कोई मूली गाजर है उखाड़ के फेंक देंगे। उनका आज जो युवा नेता एक नजर आते हैं, तेजस्वी यादव, ये गए वहाँ पूर्णिया में, और पूर्णिया में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो पप्पू यादव लड़ रहे थे। ये अपने कैंडिडेट के फेवर में गए प्रचार करने के लिए, ऊंची ऊंची बात करने के लिए गए, और जो बात हम लोग भाषण में दे रहे थे, जनता को समझा रहे थे, तेजस्वी समझा गए उस बात को। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये हमारी बीमा देवी हैं, इनको जिताइए, और अगर नहीं इनको जिताते हैं तो आप NDA को वोट दे दीजिए। ये मैंने कोई 7-8 सीटों का नाम आपको बता दिया है, और अब भी 6वें और 7वें चरण में अभी कई सारी सीटों पर हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट, अच्छी अच्छी हस्तियां वो पार्टी के संपर्क में हैं, वो बहन जी का आशीर्वाद चाहते हैं। तो जो नारा बिहार प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया था कि हम दर्जन भर सीट जीतेंगे, तो दर्जन भर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में रहेंगी। बिहार प्रदेश बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बहन जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, BSP को आगे बढ़ाने के लिए बिहार प्रदेश तत्पर है, और इस बार जरूर ऐसा रिजल्ट आएगा जो मिसाल बनेगा। देश में चुनावी माहौल है, और जिस तरीके से बिहार की जो राजनीति चल रही है, बिहार की राजनीति को लेकर तमाम तरीके से मुद्दे हमने देखे, जिसमें जातिगत जनगणना से लेकर तो जी कृष्णैया का मामला, अनेकों तरीके से यहाँ पर जिस तरह पूरा का पूरे बिहार में जो राजनीति चल रही है, और लोकसभा 2024 का चुनाव है, तमाम ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं हॉट सीटें मानी जा रही है, मजबूत दावेदारी है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर लालजी मेदनकर है, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी के तौर पर बिहार में है, और हम इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जो दावेदारी बिहार में किस तरीके से देखी जा रही है, क्या कुछ रणनीतियां है, बसपा तमाम 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ अब मजबूती से लड़ाई कर रही है, त्रिकोणीय मुकाबला कहने के कई सीटों पर देखा जा रहा है। वही चीजें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। सर, सबसे पहले ये है कि बसपा सबसे पहले अब जो 24 का चुनाव है, इस चुनाव के अंतर्गत अब सबसे पहले क्या रणनीतियां है, किस रणनीति को लेकर बसपा अब चुनावी मैदान में? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। एक्चुअली में बिहार प्रदेश में हम लोग विधानसभा चुनाव के बाद से ही लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव थे, और 2 साल से तो एक बड़े अभियान के तहत
हमारा पूरा संगठन बिहार में काम कर रहा था। 1 साल पहले बिहार प्रदेश के हमारे जो लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लोकल लीडर्स हैं, हम केंद्रीय प्रभारी लोगों के अलावा उन लोगों ने एक नारा लगाया कि बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को देश का पीएम बनाना है। इस प्रकार का नारा बिहार में बुलंद हुआ। उसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री अनिल कुमार चौधरी जी या अनिल कुमार पटेल कहिए, वो बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री शंकर महतो जो अति पिछड़े समाज से, चौहान समाज से है, नुनिया समाज से है, और उनकी प्रदेश की टीम ने ये नारा लगाना शुरू किया कि बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये नारा ऐसे हमारे साथियों ने नहीं लगाया। हम लोगों ने अपनी तैयारी को वॉच किया। हमने समझा कि बिहार में बीएसपी ट्रेंड में आ रही है, धीरे धीरे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हमारा संगठन मजबूत होता जा रहा है। तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो फिर हमसे तमाम मीडिया, सोशल मीडिया के साथी पूछते रहे कि आप लोग ये नारा लगा रहे हैं कि जो है बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को देश का पीएम बनाना है, आप लोग कैसे बनाएंगे? तो फिर हमारे साथियों ने बोला कि हम दर्जन भर सीटों पर हम जो है अपनी दावेदारी ऐसी सुनिश्चित करेंगे जहां हम सांसद जीत जाएंगे, दर्जन भर सीटों पर। अभी चुनाव चल रहा है और 2 फेज के चुनाव का वोटिंग हो चुका है। तीसरे फेज के चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। कल शाम के 5 बजे तीसरे फेज का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आगे अभी 4 फेज बचा हुआ है। हम मिडिल में हैं, पूरे 7 फेज के हम मिडिल में हैं। अभी तक जो हम लोगों ने कैंडिडेट्स फाइनल किए हैं और जो स्थिति आई है, तो बहुजन समाज पार्टी से इस बार संगठन भी मजबूत है और बहुत मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। उस कड़ी में अगर पूछना चाहें कि कहाँ से हम उस स्थिति में हैं जहां हमारी नेक टू नेक फाइटिंग है, या हम ये कहें कि हम वहां जीत सकते हैं, जीतने की स्थिति में हैं, तो आप नॉर्थ बिहार में जाएंगे तो हमारी एक सीट है मधुबनी जिले में, झंझारपुर सीट है। झंझारपुर से गुलाब यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे फेज की सीट है। कल शाम के 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। गुलाब यादव विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी एमएलसी हैं, उनकी बेटी वो जिला परिषद की चेयरमैन है, और वो भी नहीं, छोटा जिला नहीं है। मधुबनी जिला बड़ा जिला है, 10 विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। तो ऐसे बड़े जिले में जो है उनकी बेटी, गुलाब यादव की बेटी जो है वो बिंदु गुलाब यादव, वो चेयरमैन है। तो अब ये समझ सकते हैं कि उनकी रणनीति कितनी कामयाब रही होगी। और जब वो एमएलसी का चुनाव लड़वाए अपनी वाइफ श्रीमती अंबिका गुलाब यादव को, और फिर चेयरमैन का चुनाव लड़वाए अपनी बेटी को, बिंदु गुलाब यादव को, तो लालू यादव जी के लोगों ने, नीतीश कुमार जी के लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और वो निर्दलीय जीत गए। ऐसे में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और माननीय बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया, हम लोगों ने उनको कैंडिडेट बनाया। तो वो सीट हम, मतलब 100% तो कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन 99% सीट हम वो जीत रहे हैं। जो स्थिति है वहां पे वो सीट हम जीत रहे हैं। जो तमाम 40 सीटों को लेकर अब बसपा की दावेदारी है, अब ये देखना है कि रणनीतियां क्या होगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बसपा तो अमूमन तौर पर नहीं करती, लेकिन अब बसपा किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, क्या कुछ रणनीति अब जमीन पर है और मुद्दे क्या हो? नहीं, ये तो पार्टी की परंपरा रही मनोहर कांसी राम साहब की, बहन जी की, कि जब भी पूछा गया बहन जी से भी, तो हम लोग मैनिफेस्टो नहीं जारी करते हैं। भारतीय संविधान हमारा मैनिफेस्टो है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का फिलॉसफी, दर्शन, वही हमारा मैनिफेस्टो है। तो उसके हिसाब से तो हम लोग संगठनात्मक तरीके से भी और कैडराइज्ड ढंग से हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें कि क्या आपने आवाज उठाई, क्या रणनीति बनाई, तो बिहार में अभी स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और इसके पहले आरजेडी की सरकार थी। क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार है, ऐसा मुझे कहना बहुत उचित नहीं लगता है। और पहले भी 3 बार वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए। बीजेपी के एमएलए ज्यादा होते थे, नीतीश के एमएलए कम होते थे, तो सरकार बीजेपी की भी रही है। और आरजेडी के साथ बनाए, आरजेडी की भी सरकार रही है। जनता परेशान है, बिहार को जंगल राज बनाया हुआ है।
कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है, दिन नहीं जाता है जब कहीं हत्या ना हो जाती हो, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार ना हो जाता हो, मारकाट न मच जाती हो। मतलब सामाजिक रूप से वैमनस्यता है बिहार में। तो इन बातों को, जो मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं और खासकर लॉ ऑर्डर को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग और हमारे कार्यकर्ता पिछले 4 साल से हम लगातार पूरे कैडर कैंप के दौरान उसको हम उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि हत्या हो जाती है और रेप हो जाता है बहन बेटियों का, पुलिस संज्ञान में नहीं लेती है। हमारा जिला अध्यक्ष या हमारे प्रदेश की टीम जाती है, थाने पे दबिश देते हैं, धरना प्रदर्शन तक करते हैं, तब जाकर के केस दर्ज होता है। तो इस मुद्दे को भी हम लोग उठाते रहे हैं। जो जुर्म अत्याचार है, जो इनका लॉ ऑर्डर जो फेल है, उसका मुद्दा उठाते रहे हैं। चुनाव में भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ पर इनकी ब्यूरोक्रेसी है, तो नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या करते हैं कि इनके नेता की कोई बात नहीं सुनता है। मतलब कुछ इनके ऑफिसर्स को इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है। वो ऑफिसर्स जो है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जो है वो कानून का क्षेत्र हो, लॉ ऑर्डर का क्षेत्र हो। तो नीतीश कुमार इस प्रकार का भ्रम पैदा किए हुए हैं कि कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, जो हमारे छोटे लीडर्स हैं, कोई जो है जिला परिषद का सदस्य है, कोई जिला में चेयरमैन जीता हुआ है, कोई नगर का चेयरमैन है, किसी नेता की सुनी नहीं जाती है। सब परेशान हैं। अधिकारी जो है वो नेताओं को इग्नोर कर देता है। इस प्रकार का बिहार में एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो वो जो छोटे छोटे हमारे नेता हैं लोकल स्तर पे, वो सब लोग उनसे नाराज हैं। और जब भी हम लोग उनसे मुलाकात करते थे, हम क्षेत्र में घूमते थे, तो वो लोग कहते थे कि इस बार हम लोग बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बहन जी को ताकत देंगे और हम बदलाव लाएंगे बिहार में। सर, आनंद मोहन का जो मामला जिस तरीके से बिहार में देखा गया, जहां पर उनको रिहाई की जाती है जी कृष्णैया के मामले को लेकर जो आरोपी है, और यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो इसका जमीन पर कितना क्या असर हो पा रहा है? नहीं, अगर ये आप पूछेंगे हमसे तो आरजेडी ने, जेडीयू अब बीजेपी के साथ चली गई, पहले आरजेडी के साथ थी, तो उसको सिर्फ आरजेडी कहें तो वो बहुत ठीक नहीं है। उसमें नीतीश कुमार जी शामिल हैं, क्योंकि जी कृष्णैया के हत्यारे को तो नीतीश कुमार जी सीएम थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे। इन्होंने रेल मैनुअल में बदलाव करके, और उसको ही नहीं उसके साथ और भी बहुत सारे कुख्यात अपराधियों को ये जेल से बाहर लेकर के आए। और जब ये बाहर लेकर के आए, उसके 15 दिन के बाद ही बिहार की हालात बदल गई। मतलब जितने गुंडे थे, जो बदमाश थे, ऐसे लगा उनको पर लग गए हैं और जुर्म अत्याचार बढ़ गया है। तो इन्होंने पूरे दलित समाज का अपमान किया है, अति पिछड़े समाज का अपमान किया है, और हमारे एक शेड्यूल कास्ट के इतने बड़े अधिकारी जो कि बहुत वेलफेयर करने वाले थे, उनकी हत्या करने वाले को इन्होंने उनके पत्नी को टिकट दिया है। तो ये संदेश दे दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो है ये अब की बार आरजेडी को एकदम नहीं पसंद कर रहे हैं। वो आईने की तरह से साफ हो गया है। हम लोगों ने पटना में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुला करके हमने धरना प्रदर्शन भी किया था जब इन्होंने आनंद मोहन को छोड़ा था। अभी आप लोगों ने एक देखा होगा, मीडिया में चल रहा था, अब वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो भूमिहारे हैं, कोई चमार थोड़े हैं। अब मतलब आज के जमाने में कैसे कैसे शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं शैतान प्रवृत्ति के लोग, जो लोग मीडिया में आकर के इस प्रकार से जाति सूचक शब्दों को बोल रहे हैं। उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, SC/ST एक्ट लगना चाहिए। और अगर इनको कुछ भी सतबुद्धि है तेजस्वी यादव को, तो ऐसे आदमी को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। खैर, इन्होंने जो भी कुछ किया है, मुन्ना शुक्ला को उतारा है, तो उन्होंने लवली आनंद को उतारा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उसी वैशाली की सीट पर, जहां मुन्ना शुक्ला गाली दे रहे हैं चमार शब्द संबोधित करके, वहीं पर एक पिछड़े के बेटे को, कुर्मी समाज के बेटे को, जो बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया में काफी आगे हैं, अग्रणी हैं, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक चलाते हैं, उसके चेयरमैन हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने उन्होंने अप्रोच किया और बहुजन समाज पार्टी ने तवज्जो दिया। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से शंभू कुमार सिंह वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला के खिलाफ चुनाव मैदान में है। वहां का पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित मुन्ना शुक्ला की बोरिया बिस्तर बांध देगा, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उस स्थिति में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट भी हमारी हॉट सीट है, यहां भी नेक टू नेक फाइटिंग है। इस सीट को भी हम लोग जीतेंगे। बगल में
सीट है, मुजफ्फरपुर की सीट है, लोकसभा की सीट। तो वहां पर भी एक बहुत ही शालीन अपर कास्ट के व्यक्ति को, जो भूमिहार समाज से संबंध रखते हैं, हमारी पार्टी, माननीय बहन जी का नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी पार्टी में किसी का अपमान नहीं होता है। हमारी पार्टी सर्वजन समाज को, सभी लोगों को तवज्जो देती है, सबको वैल्यू देती है हमारी पार्टी। तो वहां पर वो प्रोफेसर हैं जिनको कैंडिडेट बनाया है माननीय बहन जी के आशीर्वाद से, और वो विदेशों में वो मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर बन के जाते हैं। उनका अपना हॉस्पिटल है, परासर हॉस्पिटल है, परासर पब्लिक स्कूल है। संभ्रांत व्यक्ति हैं, रॉयल पर्सनालिटी है। उनके साथ कोई बैठता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उनमें कोई ईगो है, पढ़ाई लिखाई का, प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट हैं, या उनके हॉस्पिटल होने का, धन संपत्ति होने का। ऐसे व्यक्ति को, डॉक्टर विजयेश कुमार को, तो उनको जो है हमने मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों को क्रॉस करने के लिए, कि आरजेडी के पास गुंडे और मवाली हैं, बदमाश हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के पास भी अपर कास्ट के कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही शालीन, बहुत ही शील सदाचार वाले, बहुत सुअर पर्सनालिटी वाले हैं। उनको हमने जवाब देने के लिए, ताकि अपर कास्ट के लोग भी हमें वोट कर रहे हैं, अपर कास्ट के लोग भी जो है हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां भी चर्चा होती है, लोग बहन जी को कहते हैं, नहीं नहीं, बहन जी का लॉ ऑर्डर तो ऐसा बेहतर था उत्तर प्रदेश में, और बहन जी ने ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताया था अपर कास्ट के, तो हम बहन जी को इस बार 2024 के चुनाव में बिहार में हम ताकत देंगे। तो वहां पर हमने डॉक्टर विजयेश कुमार को कैंडिडेट बनाया है। वहां मुजफ्फरपुर में भी हम नेक टू नेक फाइटिंग में रहेंगे। सर, बीजेपी के पाले से लगातार उनके जो नेता है वो भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम भारतीय संविधान को बचाएंगे। इसमें बसपा कहाँ पर नजर आ रही है? बसपा की क्या रणनीति इसको लेकर, और क्या कहेंगे इस पर? बड़ी हास्यास्पद बात है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में जब निर्मित किया, मानवर कांसी राम साहब ने और बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी निर्मित किया, तो ये बहन जी ने बार बार कैडर में दिया है। उस समय बीजेपी नगण्य थी, ना के बराबर थी। 2 नेता उनके थे, एक आडवाणी जी और एक वाजपेयी जी, और दोनों सांसद हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी बनी सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने वेलफेयर नहीं किया समाज का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वेलफेयर कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया, देश में गरीबी नहीं दूर किया, लोगों को एजुकेट नहीं होने दिया, लोगों को, जो खासकर दलित समाज के लोग, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई थे, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी, वो लोन कर्ज देते थे, तो कर्ज मिल फैक्ट्री नहीं देते थे, बकरी देते थे, सुअर देते थे, मुर्गी देते थे, ये व्यवसाय देते थे हमारे लोगों को। तो उस कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहेब के संविधान का सबसे बड़ा मिसयूज, दुरुपयोग किया, लागू नहीं होने दिया है। तो बीएसपी बनी कांग्रेस के खिलाफ। तो बाबा साहेब के साथ सबसे बड़ा अनाचार, दुराचार, या बाबा साहेब का सबसे बड़ा अपमान अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि हम बाबा साहेब को मानने लगे हैं, तो देश की जनता इतनी पागल नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान की पहले दुश्मन है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की, बाबा साहेब के संघर्षों की पहले दुश्मन है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी दूसरी दुश्मन है, बाद में पैदा हुई है बीजेपी, बाद में सत्ता में आई है बीजेपी। अब ये बात कितनी हास्यास्पद है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। लगता है संविधान कोई मूली गाजर है उखाड़ के फेंक देंगे। संविधान भारत का है, कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान के आर्टिकल में कोई संशोधन होता है, कुछ पोर्शन है जहां संशोधन होता है। ये संविधान को बदल देना इतना कोई ये मामूली काम नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। अब एक कह रहा है हम संविधान बदल देंगे, और जिसके खिलाफ बीएसपी बनाई गई, जिसके खिलाफ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नारा दिया गया, जय भीम, पूरे देश में गूंजा। आज हमारे नौजवान भाई बहन नारा लगाते हैं जय 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 भीम। ये बीएसपी ने सिखाया उसी कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इन दोनों को संविधान पर कोई बात करें, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर बात करें, ये बात बेमानी है, ये बात हास्यास्पद है, ये बात कहीं से सूट नहीं करती है। रही बात अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं आप कि बीएसपी यहां पर कहां रहती है, हम पिछले 2 साल से कैडर दे करके समझा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को हम सब समझा रहे हैं। साहब कांसी राम ने कहा था, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है। लंबे अरसे से कैडर में हम लोग देते रहे कि यदि 2 ही दल रहेगा, 2 ही फ्रंट रहेगा, या जैसे अभी 2 गठबंधन बनाया इन्होंने, एक इंडी गठबंधन बनाया तो एक इंडिया गठबंधन बनाया, नाटकबाजी कर रहे हैं। पूरे देश के मतदाता को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि या तो मेरे पास आ जाओ
अमित शाह और मोदी जी, और मैं पसंद नहीं आता हूं तो आप राहुल गांधी के पास चले जाओ। यही बात राहुल भी बोल रहे हैं कि सारा वोट मुझे दे दो, और मेरी सूरत अच्छी ना लगती हो, मेरी पार्टी अच्छी ना लगती हो तो सारा वोट आप मोदी अमित शाह को दे दो। यहां तक कि ये इंडी गठबंधन के एक घटक दल जो बिहार में यहां सत्ता में रहे लंबे अरसे तक, आरजेडी वाले, उनका आज जो युवा नेता एक नजर आते हैं तेजस्वी यादव, ये गए वहां पूर्णिया में, और पूर्णिया में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो पप्पू यादव लड़ रहे थे। ये अपने कैंडिडेट के फेवर में गए प्रचार करने के लिए, ऊंची ऊंची बात करने के लिए गए, और जो बात हम लोग भाषण में दे रहे थे, जनता को समझा रहे थे, तेजस्वी समझा गए उस बात को। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये हमारी बीमा देवी हैं, इनको जिताइए, और अगर नहीं इनको जिताते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। तो ये बात कहने से बिहार प्रदेश का मुसलमान भाई भी नाराज है, कह रहा हमने जो है इस आरजेडी को यहाँ पे हम मतदाता बने, यहाँ पता नहीं कौन सा एमवाई समीकरण बनाते रहते हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एनडीए को जिता दो। तो ये षड्यंत्र है, देश के साथ संविधान के खिलाफ, जनता को फुटबॉल बनाना चाहते हैं। दो ही पोल होनी चाहिए, इधर फुटबॉल 2 लात खाता है तो इधर से 2 लात पड़ती, उधर 4 लात खाता है। जनता को फुटबॉल से बचाने, फुटबॉल ना बने पब्लिक, देश का आवाम, इसलिए बहन जी ने तीसरी ताकत दिया है। और बहन जी ने इनके गठबंधन को दरकिनार करते हुए बहन जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी तीसरी ताकत है, तीसरा फ्रंट है। हमारे लीडर्स भी जो उन दोनों से जिनके मत भिन्नता है, जो उन दोनों को रिजेक्ट करना चाहते हैं, हमारी पार्टी में आकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय बहन जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं, बहन जी आशीर्वाद देकर उनको मैदान में उतार रही हैं। बिहार की पूरी सियासत, पूरी राजनीति इस समय बदली हुई है। हमने जो नारा लगाया था, हम दर्जन भर सांसद बिहार से जीतेंगे और माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बहन जी देश की पीएम 2024 में बनेंगी, ये बिहार प्रदेश कह रहा है। सर, रोहित वेमुला का एक मामला नया निकल कर आया है। रोहित वेमुला जो 2016 में जिस तरीके से उनकी सांस्थानिक जो हत्या हुई और उसके बाद तमाम उनका जो मुद्दा चला, पुलिस के एक उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया है कि रोहित वेमुला जो है वो दलित समाज से आते ही नहीं, और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उस रिपोर्ट को बंद कर दिया है। और अब ये मुद्दा फिर एक बार जो कहीं ना कहीं अब सुर्खियों में बन चुका है, इस पर क्या कहेंगे? और तेलंगाना में जो है वो तो कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर इसको न्याय दिलवाएंगे। क्या नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब रोहित वेमुला हमारा भाई था, हमारा दलित था। माननीय बहन जी ने मुलाकात किया रोहित वेमुला की माँ से, उनके परिवार के लोगों से, उनके भाई से। बहन जी ने सहानुभूति दिया और बहन जी ने कहा कि ये आवाज़ हम उठाएंगे, और आवाज़ उठाया ही नहीं, बहन जी ने रोहित वेमुला के कांड के ऊपर और जो कांड उधर हुआ, बहन जी ने तो हमारी लड़ाई लड़ते लड़ते और संसद भवन से बहन जी ने इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा त्याग बहन जी का है। तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां आ गई, तो जो बात हम कह रहे हैं कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो आज ये नया मुद्दा निकाल के लेकर के आए हैं। रोहित वेमुला वो दलित भाई है, शेड्यूल कास्ट का भाई है, शेड्यूल ट्राइब का भाई है, ये कहाँ छुपा हुआ है? मतलब केस को दबाने के लिए नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है। ये खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा, और बीजेपी ने जिसने ये संस्थानिक हत्या करवाई थी, इस चुनाव में उसको भी इसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा। जनता देख रही है और इनको सबक सिखाएगी। बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक युवा नेतृत्व के तौर पर जब अब तमाम जो उनके चुनावी भाषण है या अनेकों प्रकार से वो देखे जा रहे हैं, इसका कितना क्या असर आप जमीन पर देख रहे हैं सर? और क्या बिहार में भी आकाश आनंद पहुंचेंगे? आकाश आनंद जी बिहार में पहले भी चुनाव जब शुरू नहीं हुआ था तो आकाश आनंद जी का कार्यक्रम लगा था। सबसे बड़ा हॉल है, बापू सभागार है, और उसमें हमारी जो है लगभग अंदर बाहर मिला के 10,000 की भीड़ थी, और वो लिस्टिंग करके हम लोगों ने वर्कर्स को बुलाया था। आकाश आनंद जी संबोधित करके जब से गए, बिहार में बीएसपी में नौजवान पूरे जोश खरोश में है। जहाँ भी हम लोग मीटिंग्स ले रहे हैं, जहाँ हमारी सभाएं हो रही हैं, उसमें यूथ बहुत भारी संख्या में निकल करके बाहर आ रहा है। आकाश जी की जो रैलियां हैं, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, यूपी में हैं या वो दूसरे राज्यों में भी गए हैं, तो सोशल मीडिया पे जहाँ भी हम लोग कहीं बैठते हैं, वहाँ कोई नौजवान साथी आता है तो वो ला करके वीडियो हमें दिखाता है कि देखिए आकाश जी क्या बोल रहे हैं, देखिए आकाश जी क्या बोल रहे हैं, आकाश जी कैसे दहाड़ रहे हैं। तो आकाश जी हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया इस बहुजन मूवमेंट का,
वो बड़ी मुस्तैदी के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी बीएसपी उनके आदेश निर्देश को फॉलो करके और 2024 में बहन जी को पीएम बनाने के लिए पूरा देश का यूथ वो आकाश जी की बात को सुन रहा है और साथ देगा। बीएसपी में आकाश जी के आगे कर देने से तो यूं मैं कहूं कि 4 चांद लग गया है। एक नई रोशनी बहुजन समाज को मिली है कि जो है बहन जी ने एक युवा चेहरा, और उनको यही नहीं, बहन जी को तैयार करके सिखा करके, कितना सोअर पर्सनालिटी है, और वो जो है उनके चेहरे में जो है ऐसा दिखता है कि वो समाज को लीड करेंगे। तो पूरा युवा जो है जाग रहा है और पूरी ताकत से उनका साथ दे रहा है। बहन मायावती की उत्तर प्रदेश में लगातार जो रैलियां चल रही है और बाकी प्रदेशों में भी की है, तो क्या अनुमान है कि बिहार में भी आने वाले समय में बहन मायावती यहाँ पर पहुंचेंगी और जनसभाएं करेंगी? बहन जी ने डेट्स दी हुई है, तो उस डेट्स पर बहन जी के कार्यक्रम होंगे। ऐसे यदि आप चाहते हैं कि मैं खुलासा करूं तो बहन जी ने 30 मई का डेट दिया हुआ है। बहन जी आएंगी और जो हमारी 7वें चरण की अच्छी सीटें हैं उन सभी कैंडिडेट्स को, पूरी जनता को बहन जी संबोधित करके जाएंगी। और अंतिम समय में, लास्ट आवर में बहन जी ने कार्यक्रम दिया है। मेरा अपना अभी तक का मानना है, मैं कई सारे चुनाव लड़वाया हूँ, बहन जी अपना अंतिम वाला समय, चुनाव प्रचार के लास्ट वाला डे, वो जिस प्रदेश में जिस क्षेत्र में देती हैं, तो बहन जी को जहाँ से बहुत बेहतर उम्मीद होती है बहन जी वहीं पर समय देती हैं ज़्यादा। और जहाँ पे थोड़ा कमज़ोर स्थिति लगती है तो वहाँ पर बहन जी 4-6 दिन पहले टाइम देती हैं। बिहार में बहन जी ने अंतिम समय दिया है, उस दिन टाइम दिया है जिस दिन हमारा 5वें चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हम लोग बहन जी का प्रोग्राम बहन जी से निवेदन करेंगे। ऐसे तो बहन जी ने आदेश दिया है कि एक प्रोग्राम मेरा करवाइए, बट हम बहन जी से निवेदन करेंगे कि हम एक के बजाय उस दिन 2 प्रोग्राम करवाएं बहन जी का। तो बिहार के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, जोरदार की रैली होगी बहन जी की, जनता पूरी तैयार हो जाएगी और फिर जनता को कंफ्यूज करने का अवसर हम नहीं देंगे 5 बजे के बाद, और हमारी सीटें जीतेंगी। कितनी सीटों पर दावेदारी होगी सर? 40 सीटों पर बसपा मजबूती से देखे जा रहे हैं, लेकिन तभी भी एक अनुमान आपके नजरिए से, आप लंबे समय से यहाँ पर प्रभारी के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं, आपके अनुमान से कितनी सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हॉट सीट या फिर कहे बहुत ज्यादा शानदार तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़ रही है और जीत के अनुमान काफी ज्यादा है? मैंने अभी आपको नॉर्थ बिहार की सीटें में बातों बातों में बताया, अभी 3 सीट का नाम लिया मैंने। एक तो मैंने झंझारपुर का नाम लिया, दूसरा वैशाली का नाम लिया, तीसरा मुजफ्फरपुर का नाम लिया। ये तीनों हमारी हॉट सीटें हैं, तीनों पे नेक टू नेक फाइटिंग है। अगर हम दक्षिणी बिहार में आ जाते हैं तो दक्षिणी बिहार में यहाँ पर जो है हमारी सीट, प्रदेश के प्रभारी भी हैं श्री अनिल पटेल जी, अनिल चौधरी लिखते हैं, अनिल कुमार जी। 1 साल से उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई थी, जनतांत्रिक विकास पार्टी, और उसको कई सालों तक रन भी किया उन्होंने। ठीक ठाक उनके पास पार्टी का संगठन था, कार्यकर्ता था, लेकिन उन्होंने ये कहा आकर के हम लोगों से कि मैं जो करना चाहता हूं तो मेरी नीति पूरे देश में अगर किसी से मैच करती है तो वो माननीय बहन जी से मैच करती है, तो मैं अलग पार्टी बना के मैं फ्रूटफुल नहीं हूं, मुझे कोई फायदा नहीं है उसका, मैं बहन जी के साथ आना चाहता हूं। बहन जी से उनकी मुलाकात करवाई गई और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। विलय करने के बाद तब से 1 साल से पहले तो पूरे प्रदेश में भी उन्होंने रन किया, प्रदेश के संगठन में भी जान पड़ी उनके रन करने से भी, लेकिन फिर उन्होंने बक्सर से लड़ने का मन बनाया। माने बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया, टिकट फाइनल किया। 1 साल से बक्सर के एक पोलिंग बूथ पर वो कई बार रन कर चुके हैं। एक पंचायत में कई बार पोलिंग बूथ पर कई बार रन कर चुके हैं। चप्पे पे बीएसपी का कारवां वहां चल रहा है। हम 100% कह सकते हैं कि हम बक्सर की सीट अनिल कुमार जी के रूप में हम उसको जीतेंगे। ये साउथ बिहार की हमारी जो बक्सर हॉट सीट है, और हम ऐसा भी नहीं, इसलिए नहीं कह रहे हैं 100%, हम वहां पे कोई कुछ हजार वोटों से हारे थे हम 2009 में, और 2014 में भी हमको वहां पे 1,83,000 समथिंग वोट मिल चुका है, और कुछ ही हजार वोटों से हम लोग वहां पर हारे थे 2 बार। बगल की सीट हमारी सासाराम है। सासाराम की सीट में 3 एमएलए की सीट हमारी कैमूर जिले की है, 1 कैमूर की सीट हमारी चली जाती है बक्सर में, और 3 सीट हमारी रोहतास जिले की है जिसको सासाराम बोलते हैं। वो हमारी 1 नंबर की सीट होती है बिहार में, रिजर्व सीट है। लेकिन कैमूर एक ऐसा हमारा जिला है जहां पे जो हमें 2020 में लॉकडाउन के दौरान जो असेंबली का इलेक्शन हुआ है, जबकि हमारे पास संसाधन उतने नहीं होते जितना विरोधियों के पास हैं, जिनकी सरकारें हैं, हमने कम संसाधन में चुनाव लड़ा। लेकिन वहां पे अगर वोट बैंक की बात करूं, 4 एमएलए की सीट है,
तो हमें लगभग 2,32,000 वोट पड़ा है। हमको, हमारे गठबंधन को, हमने छोटा सा गठबंधन किया था। हमारा ही पार्टी का ग्राफ है। जो गठबंधन में आए थे उनके पास कुछ था नहीं, वो हमारा फायदा उठाने के लिए आए थे, फिर चले गए वो। 2,32,000। जो बीजेपी का गठबंधन है उसको कोई 2,15,000 लगभग उसको वोट मिला। और जो आरजेडी का गठबंधन है, महागठबंधन जिसको बोलते थे, उनको लगभग 1,80,000 वोट मिला। मतलब बिहार में हमारा एक जिला है जहां पर वोट बैंक के मामले में बहुजन समाज पार्टी एक नंबर पे है, सत्ताधारी लोग वहां एक नंबर पे नहीं है। तो सासाराम हमारी एक नंबर की सीट है। बहुत अच्छी हमारी तैयारी चल रही है। माननीय बहन जी ने वहां पे संतोष कुमार जी को, जो एक युवा चेहरा है, उनकी कोई 28-29 साल उम्र है, और वो बड़ी मुस्तैदी के साथ पिछले 3-4 महीने से रात दिन लगे हुए हैं। तो हम इस बार सासाराम की जो रिजर्व सीट है उसको भी हम जीत रहे हैं। उसके बगल में काराकाट की सीट है। काराकाट की सीट पर कई प्रकार के, कोई माले लड़ रहा है, कोई एक उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने माननीय बहन जी को धोखा दिया। 2020 के चुनाव में वो बहन जी के यहाँ शरणागत हुए थे और बहन जी ने उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया, लेकिन उनको बहन जी की बात रास नहीं आई और वो सीएम कैंडिडेटशिप छोड़ करके भाग गए और वो गए नीतीश जी की शरण में और वहां पे जाके वो एमएलसी बनने के लिए चले गए। आज वो जेडीयू से अपनी पार्टी कोई फिर से नई बनाई है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनको फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। और खासकर जो अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट का है, चूंकि बहन जी को धोखा दिया इसलिए कोई उनको वोट पड़ने वाला नहीं है। काराकाट की सीट पर हमने अपना एक क्षत्रिय कार्यकर्ता, जो हमारे प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी हैं, श्री धीरज कुमार सिंह को बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। हमने धीरज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। काराकाट की सीट भी हमारी नेक टू नेक फाइटिंग में है, उस सीट को भी हम जीतेंगे। एक सीट की चर्चा मैं और करना चाहूंगा दक्षिणी बिहार में। एक हमारी जहानाबाद की सीट है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में अरवल विधानसभा है, कुर्था विधानसभा है, बहुत अच्छी शेड्यूल कास्ट की आबादी है। जहानाबाद में मखदूमपुर विधानसभा है, रिजर्व सीट है, बहुत अच्छी आबादी हमारी है। हमारी पार्टी के लिए एक चीज मैं आपके माध्यम से खुलासा करना चाहूंगा। हमारे वर्कर गरीब होते हैं और जो लोग बहुत वेल ट्रेंड नहीं हैं, बहुत मजबूत इरादे लोग नहीं हैं, इरादे वाले नहीं हैं, चुनाव में उनको धमकाया जाता है, गुमराह किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कि आपकी पार्टी तो जीत नहीं रही है, आपका हाथी जीतेगा नहीं, आपका वोट खराब हो जाएगा, और वोट हम असेंबल नहीं कर पाते हैं। कंफ्यूजन ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही कोई मजबूत व्यक्ति हाथी पर सवार होता है, टोटल वोट असेंबल हो जाता है, फिर उसको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाता है। जहानाबाद की सीट पर पूर्व में 2-2 बार सांसद रहे, एमएलसी रहे श्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो बिहार में भूमिहार समाज से संबंधित है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी सोर है कि वो वंचितों के लिए, शोषितों के लिए वो आवाज उठाते रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को बहुत सपोर्ट शुरुआती दौर में उन्होंने किया था विचारधारा के नाम पर, क्योंकि नीतीश कुमार जी वो सामंतवादी विचारधारा के हैं, मनुवादी विचारधारा के हैं, उनके साथ उनकी नई मैच किया, वो उनसे अलग हुए। तो डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं तो भूमिहार, लेकिन उस जहानाबाद के क्षेत्र में जहां पर कई सारे नरसंहार हुए हैं, उनमें न्याय दिलाने का काम और दोषी को सजा दिलाने का काम और जो निर्दोष थे उनको गले लगाने का काम उन्होंने जहानाबाद में पहले से किया है। मतलब समाज में समरसता पैदा करने का काम किया है, अगड़े पिछड़े को मिलाने का काम किया है। माननीय बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और वो जहानाबाद से हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिनको लोग बिहार में अरुण बाबू के नाम से पुकारते हैं। वो सीट भी हम, तो मैं उसको 99% नहीं, मैं 100% कह रहा हूं, 100% हम लोग जहानाबाद की सीट को जीतेंगे, वो भी हमारा सांसद जीत करके जाएंगे। ये मैंने कोई 7-8 सीटों का नाम आपको बता दिया है और अब भी 6वें और 7वें चरण में अभी कई सारी सीटों पर हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट, अच्छी अच्छी हस्तियां वो पार्टी के संपर्क में हैं, वो बहन जी का आशीर्वाद चाहते हैं। तो जो नारा बिहार प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया था कि हम दर्जन भर सीट जीतेंगे, तो दर्जन भर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में रहेंगी। बिहार प्रदेश बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बहन जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए बिहार प्रदेश तत्पर है और इस बार जरूर ऐसा रिजल्ट आएगा जो मिसाल बनेगा। तो ये तमाम हमने जो चर्चा बातचीत की है, एक विस्तार चर्चा हम कहे कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की रणनीति बिहार में है
और क्या कुछ मुद्दे हैं और बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी किन किन सीटों पर सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है, उन तमाम चीज़ों के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने डॉक्टर लालजी मेदनकर, जो बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी है बिहार प्रदेश के, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और बिहार में जो तमाम जो चुनाव चल रहे हैं और कई ऐसी हॉट सीट है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया, उसे भी लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।